नमस्कार, रोशनी दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के पहली बार रामनगर पहुंचने पर उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यालय में पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत की मौजूदगी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान गोदियाल ने कहा कि भाजपा छल बल धन बल के बूते इस चुनाव को लूटना चाहती थी, जिसे पार्टी कार्यकर्ताओं ने विफल कर दिया है। तब मतदान को अपने लिए शुभ संकेत बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से निराश उनका कोर वोटर मतदान के लिए बाहर ही नहीं निकला, जबकि मोदी शासन से त्रस्त मतदाताओं ने लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान किया है। प्रदेश में बढ़ी बिजली दरों को जनता के साथ विश्वासघात बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा मतदाताओं से बदला लेने पर उतारू है। विधानसभा चुनाव में मतदाता इनकी प्रदेश से भी विदाई करने वाले हैं। बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं की जीतोड़ मेहनत के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है कि उनके अंदर ही वह हौसला है जो विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में भी अपनी मेहनत के दम पर राजनीतिक पिच को ऐसा सजा सकते हैं कि पांचों प्रत्याशियों ने ऐतिहासिक चुनाव लड़कर भाजपा को रक्षात्मक शैली में जाने पर मजबूर होना पड़ा। इस मौके पर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि भाजपा ने पूरा लोकसभा चुनाव छल के सहारे लड़कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के सजग कार्यकर्ताओं ने भाजपा के यह मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। आप लगातार देखते रहिए रोशनी दर्पण न्यूज। रामनगर से रोशनी दर्पण न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज रामनगर इस उद्देश्य से आया हूं कि मैं आप लोगों के बीच आकर आपके चैनलों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से यहां की जनता को और यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं। मैं आज तमाम उत्तराखंड के तमाम मतदाताओं का, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का और रामनगर विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने चुनाव में इस लोकतंत्र के पर्व को धूमधाम से मनाया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैं इस आशय से आज रामनगर आया हूं और मेरा ये आशय आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे, मैं इसकी कामना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास इन सब फजूल की बातों के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये जानना ये अपेक्षा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपेक्षा करते हैं कि वो 10 साल में उनके द्वारा किए गए कामों को बताते हैं, लेकिन चूँकि 10 साल उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए इस प्रकार की फजूल की बातें करके धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर सिर्फ और सिर्फ ये उनकी उम्मीद है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वो लोग भारतीय जनता पार्टी वोट कब्जा सकें। और जिस प्रकार से चुनाव के जो संदेश आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं चुनाव में कि पहले चरण में 52% उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वोट पड़े और अब के चरण में, वो सेकेंड चरण में वो 51% हो गए, तो वो धार्मिक ध्रुवीकरण का जो भारतीय जनता पार्टी का मकसद था वो धरा का धरा रह गया और अब लोग इनकी सच्चाई को समझ गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर वोट देते थे, वो लोग इस बात को समझ गए हैं कि देश हित यही इसी में है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। उन्होंने कहा ये कि देश के संसाधन उनको बांट दिए जाएंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, यही कहा ना उन्होंने। एक समुदाय विशेष का नाम मतलब इंगित करके कहा। और कह कौन आदमी रहा है जो खुद 6 भाई बहनों में एक है, जिनके पिताजी के माँ के 6 बच्चे थे, वो इस बात को कह रहे हैं। तो कितना विरोधाभास है भाई। वो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और देश की जनसंख्या यदि समस्या वो महसूस करते हैं तो देश की जनसंख्या को, सभी समुदायों को जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए वो नीति बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। ऐसे नियम बना सकते हैं जिन नियमों को सभी लोग स्वीकार करें और उन नियमों के अधीन देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सब लोग जो है तैयार हों, वो नियम बना सकते हैं। लेकिन 10 साल सत्ता में रहे तब तो कुछ नहीं बनाए और अब खाली बेमतलब की बातें करके चुनाव को, मैंने कहा ना, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर किसी को ब्लेम करके वो आदमी ब्लेम लगा रहा है जो खुद 6 भाई बहनों का उनमें से एक है। तो मैंने सुना कि देश के गृह मंत्री, उनकी 6 बहनें हैं और एक 7वें भाई हैं। तो भाई ये क्या बात है कि वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो खुद मतलब जिन्होंने अतीत में वो नियम। देखिए, अगर ज़्यादा बच्चे होने से संसाधन बढ़ जाते हैं तो अतीत में 6 भाई बहन जिसके थे उसको भी तो, देश की कांग्रेस की सरकार थी, उनको भी तो संसाधन मिले होंगे उस समय। और माननीय जी को किसने कहा था कि पत्नी अलग कर दीजिए? उनके भी अगर पत्नी साथ होती तो उनके भी होते भाई।
हमें खुशी होती है। हमारा एक भाई वो भी बीजेपी का नेता होता तो खुशी होती है हमें। अब समय आ रहा है, 8 साल से इसलिए नहीं बना कि इस देश में ऐसी सरकार है कि जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती। अभी आपने ये आगे मोहान की तरफ जो रास्ता जाता है, रास्ते में जो देखे होंगे आपने पिलर 7-8 साल से पिलर ही पिलर खड़े हैं। कितने लोग हर साल उस रौखड़ में जान दे देते हैं, कितनी गाड़ियाँ बह जाती हैं। और जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्होंने तो बहुत इसकी चर्चा की कि हमने जो है इसको स्वीकृत कर दिया। मैंने सुना कि वो कमीशन के चक्कर में वो अटका हुआ है कि जितना मिला था वो सब कमीशन में चला गया, उस ठेकेदार का वो कोर्ट चला गया। तो ऐसे हालत है इनके। उसकी लागत 3 गुना बढ़ गई, कितने लोगों की तब से जान चली गई, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तो ये सब देखिए, जो सरकार लहरों में बनती है ना वो काम नहीं करती। जो सरकार लोगों के मुद्दों पर बनती है वो सरकार काम करती है। कांग्रेस आम जनता के मुद्दों पर चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए काम करेगी। और ये लहरों में इसी प्रकार धार्मिक ध्रुवीकरण ये वो सब बवंडर फैलाकर चुनाव जीतते हैं। जब बवंडर फैलाकर ही कोई चुनाव जीत जाता है तो वो काम क्यों करेगा? इसलिए इन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि अतीत में इन्होंने बवंडर फैलाकर चुनाव जीते। सोशल मीडिया पे उस व्यक्ति ने एक झूठ फैलाया कि मेरी कोई संपत्ति है मोहान में और वहाँ पर चोरी का माल रखा हुआ है, ऐसा कुछ उन्होंने अपने सोशल मीडिया के फेसबुक से शायद ये कहा। जब मेरे बात संज्ञान में आई तो चूंकि ये इसलिए फैलाया गया था कि चुनाव में मुझे बदनाम किया जाए, तो मैंने चुनाव आयोग में शिकायत की इस बात की कि भाई इसकी जांच की जाए, ये झूठ है। मेरा कोई वहाँ लेना देना नहीं है। वो मेरे रिश्तेदारों का, मेरे दूर दूर के किसी रिश्तेदार का कोई लेना देना नहीं, 1 रुपये का कोई मेरा इन्वेस्टमेंट उसमें है नहीं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि वो बीरों खाल के एक बिष्ट जी हैं, उनकी वो संपत्ति है। और मेरा जब वो यहाँ आते हैं तो कभी कभी मेरा वहाँ आना जाना होता है, तो उसमें क्या है? आज मैं यहाँ आ रखा हूँ तो क्या मेरा हो गया? मैं रामनगर रेलवे स्टेशन कई बार ट्रेन से जाता हूँ तो क्या रेलवे स्टेशन मेरा हो गया? वहाँ की सीसीटीवी में मैं दिख रहा हूँ तो कोई ये है कि ये फलानी जगह की सीसीटीवी में दिख गया तो ये संपत्ति उसकी हो गई? ये सिर्फ और सिर्फ साजिश थी। मैंने कंप्लेंट की है और मैंने ये कहा है कि इनको ये मौका दिया जाए कि इस बात को सत्य साबित करें, और अगर नहीं करते तो इनके खिलाफ जो हमारे प्रचलित नियम है, कानून है, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया